नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म और राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। हमेशा की तरह मैं फ्राइडे आपके लिए लेकर के आता हूं पिछले 6 महीने का रिवीजन। जनवरी का रिवीजन 2024 का हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम रिवीजन कर रहे हैं फरवरी का भी ये सेकेंड पार्ट है, एक पार्ट इसका रिवीजन कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। तो चलिए आते हैं सबसे पहले प्रश्न पर और फटाफट आंसर आप सभी लोग करते रहिएगा। रिवीजन सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में करंट का तो पूछेगा ही, लेकिन पीछे का भी पूछता है। तो रिवीजन सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार व्हाट परसेंटेज ऑफ ₹2000 नोट्स हैव रिटर्न टू द सिस्टम बाय जनवरी 31, 2024। 31 जनवरी 2024 तक सिस्टम में कितने प्रतिशत 2000 रुपए के नोट की वापसी हो चुकी थी? आप सभी लोगों को पता है कि 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे, यानी कि 2000 रुपए का नोट बाजार में नहीं चलेगा। हालांकि अभी डीमोनेटाइजेशन करके इसकी कोई नोटबंदी नहीं करी गई है, यानी कि अगर आपके पास आज भी 2000 रुपए का नोट है, आप वापस नहीं कर पाए हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस जा करके आप इसे वापस कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 97.5%, 97.5%। 97.5% ये नोट रिटर्न आ चुके हैं 2000 रुपए के। ठीक है, सिर्फ 8,897 करोड़ रुपए के नोट ये सिस्टम में अभी बाकी हैं। बाकी सारा का सारा पैसा, लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट थे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस सारे नोटों को छापता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास तो सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो उसी ने बताया कि 97.5% नोट वापस आ चुके हैं। 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया था 2000 रुपए के नोट का चलन से विड्रॉ करने के लिए, यानी कि अब चलन का हिस्सा नहीं रहेंगे। और 3.56 लाख करोड़ ये इनकी ओवरऑल वैल्यू थी 2000 रुपए के नोट की, जो मैंने आपको बताया। 2000 रुपए का नोट सबसे पहली बार नवंबर 2016 में आया था, जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था। डीमोनेटाइजेशन आपको पता है नवंबर 2016 में ही किया गया था। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद पहली बार ये नोट बाजार में दिखाई दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले यही नोट मिला है 2000 का। 500 रुपए का नोट भी काफी दिन बाद आया है। नोट की बात करें तो नोट इशू करने का सोल राइट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। बस इतना याद रखिएगा, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपए के नोट को छोड़ करके। और अधिकतम अगर बात करें मैक्सिमम कितने रुपए तक का नोट हो सकता है, तो मैक्सिमम जो डिनोमिनेशन है नोट का वो 10,000 रुपए का हो सकता है। 10,000 रुपए से ज्यादा का नोट नहीं इशू किया जा सकता। और नोट इशू आरबीआई जो करता है उसको पावर कहां से मिलती है? आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 22 ये इसे पावर देता है, जिसके बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट इशू कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय, जिसके मंत्री अमित शाह जी थे, अगेन दोबारा चुनाव हुआ है, अगेन भाजपा की सरकार बन गई है और फिर से देश के गृह मंत्री अमित शाह और सहकारिता मंत्री भी अमित शाह बन गए हैं। इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मेडल बाय मर्जिंग 4 मेडल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मेडल? एक नया मेडल आप जानते हो, ठीक है। अभूतपूर्व सेवाएं जब आप किसी संस्था में प्रदान करते हैं तो आपको कुछ मेडल्स मिलते हैं। तो एक मेडल यहां पर निर्माण किया गया है 4 मेडल को मर्ज करके। तो वो मेडल का नाम क्या है? नाम है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक ये नया मेडल इंट्रोड्यूस किया गया है, जो सम्मानित किया जाएगा। और 4 मेडल को खत्म करके, वो 4 मेडल जिनको खत्म किया गया है उनके नाम क्या हैं? यूनियन होम मिनिस्टर्स स्पेशल ऑपरेशन मेडल, यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, असाधारण असूचना कुशलता पदक, ठीक है, असाधारण असूचना कुशलता पदक, और यूनियन होम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर मेरिटोरियस सर्विस इन फॉरेंसिक साइंस। तो ये बेसिकली पुलिस से संबंधित पुरस्कार हैं, पुलिस से संबंधित, क्योंकि अगर मैं बात करूं जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह भी यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आती है। अदरवाइज पुलिस राज्य का विषय होता है, राज्य सरकार के पास पूरी पावर होती है पुलिस से संबंधित निर्णय लेने की। और किसी भी राज्य का जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है उसे हम डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नाम से जानते हैं, पुलिस महानिदेशक हिंदी में कहते हैं इसको। तो बेसिकली ये 4 मेडल मर्ज होकर के अब एक ही मेडल मिलेगा, जिसका नाम होगा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। ध्यान रखिएगा।
तो केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक विल बी कॉन्फर्ड, दिया जाएगा किसे? मेंबर्स ऑफ पुलिस फोर्सेस, ठीक है, जो पुलिस सेवाओं के अधिकारी हैं, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटेलिजेंस विंग ब्रांच, स्पेशल ब्रांच ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एक्सेट्रा, इनको ये मेडल प्रदान किया जाएगा। ठीक है, द यूनियन होम मिनिस्टर्स स्पेशल ऑपरेशन मेडल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज ऑपरेशन विद इन अ हाई डिग्री ऑफ प्लानिंग एंड सिग्निफिकेंस फॉर द कंट्री सिक्योरिटी, यानी कि देश की सुरक्षा के लिए, ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने कुछ बड़ा किया हो उन्हें यह मेडल प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न पर आते हैं सीधे। निम्नलिखित में से किस एल्बम ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है? ग्रैमी पुरस्कार, म्यूजिक का सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा जा रहा है किस एल्बम ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत यानी कि बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के रूप में पुरस्कार जीता है? तो इस एल्बम का नाम है दिस मूवमेंट। क्या नाम है इसका? सी इज द राइट ऑप्शन, दिस मूवमेंट। 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2024 ये हेल्ड हुए हैं अमेरिका के लॉस एंजलिस में, और इंडियन म्यूजिशियन शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन फ्यूजन बैंड शक्ति, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का जो फ्यूजन बैंड है जिसका नाम है शक्ति, शक्ति को ग्रैमी अवार्ड मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में, क्योंकि यही वो बैंड है शक्ति जिसने, ठीक है, जो एल्बम बनाया है उसका नाम है दिस मूवमेंट, जिसके लिए ये पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। तो दिस मूवमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार दिस मूवमेंट किसको मिला है? दिस मूवमेंट को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, शंकर एहसान लॉय और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। ध्यान रखिएगा। मीनवाइल जाकिर हुसैन हैज आल्सो बैग द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस ग्रैमी for his contribution to Pashto with Bela Fleck and Edgar Meyer, which featured Rakesh Chaurasia as an excellent flutist. Basically इसी बीच जाकिर हुसैन जो है ना, जाकिर हुसैन को बेला फ्लैक और एडगर मेयर के साथ पश्तो में अपने योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन ग्रैमी भी जीता है, जिसे राकेश चौरसिया जिसमें राकेश चौरसिया एक उत्कृष्ट बांसुरी वादक थे जिन्होंने बांसुरी बजाई थी। तो ये भी याद रखिएगा। अब ग्रैमी के बारे में, पहला ग्रैमी जो फंक्शन हुआ था 1959 में हुआ था। ग्रैमी शब्द ग्रामोफोन शब्द का संक्षिप्त रूप है, इसीलिए ट्रॉफी भी आप देखोगे वो ग्रामोफोन जैसी होती है। देन पहला जो ग्रैमी पुरस्कार है वो 4 मई 1959 में आयोजित किया गया था। इट इज एन अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द रिकॉर्डिंग एकेडमी ऑफ रिकॉग्नाइज अचीवमेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। यह संगीत उद्योग में उपलब्धि को मान्यता देने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। अब इस बार की कैटेगरी यहां पर देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये किसको मिला है? फ्लावर्स को, मिले साइरस। एल्बम ऑफ द ईयर ये है मिडनाइट, टेलर स्विफ्ट का है। सॉन्ग ऑफ द ईयर ये व्हाट वाज आई मेड फॉर। देन बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ये है विक्टोरिया मोनेट। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम ये है मिडनाइट्स, टेलर स्विफ्ट का। बेस्ट कंट्री एल्बम बेल बॉटम कंट्री, लैना विल्सन का। ये कुछ मेन अवार्ड्स थे ग्रैमी के। ग्रैमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रैमी के कई क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से देखिए और आंसर करिए। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। गगनयान मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? बेसिकली गगनयान भारत सरकार के द्वारा यानी कि इसरो के द्वारा प्रस्तावित एक मिशन है। गगनयान एक क्रू मिशन होगा जो कि आकाश तक यानी कि अंतरिक्ष तक भारत से, ठीक है, 3 लोगों को लेकर के जाएगा और उतारेगा। बेसिकली इसको जो डिजाइन किया जा रहा है सब कुछ सफल हो जाता है तो यहां से स्पेस टूरिज्म यानी कि अंतरिक्ष देखने भी लोग जाया जा सकेंगे। बेसिकली ये अगेन पूरा का पूरा जो गगनयान है डिजाइन किया गया है, इसी में जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे। तो गगनयान को लॉन्च किया जाएगा 2025 में, 2025 में गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। उसके पहले जो रोबोट एस्ट्रोनॉट है व्योम मित्र, उसके पहले बहुत सारे ट्रायल्स होंगे, तो उन ट्रायल्स में व्योम मित्र जो है इसका भी ट्रायल किया जाएगा। पहले क्रू नहीं, पहले रोबोट को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। तो दिस विल बी इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन मैन्ड स्पेस मिशन। ये ह्यूमन मैन्ड स्पेस मिशन है यानी कि मानव जाएगा अंतरिक्ष में। तो मानव रहित व्योम मित्र मिशन 2024 की तीसरी तिमाही के लिए निर्धारित है, जबकि मानव युक्त मिशन गगनयान 2025 में लॉन्च किया
जाना है। व्योम मित्र एक नाम है जो दो संस्कृत शब्दों से बना है, अर्थात व्योम स्थान और मित्र का मतलब है मित्र। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो अगेन, भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान, गगनयान के प्रक्षेपण की तैयारी में पहला परीक्षण, वाहन उड़ान TVD-21 अक्टूबर 2023 को पूरा कर लिया था। तो पहला जो मिशन है वो 2023 में ही पूरा कर चुके हैं। अगला प्रश्न, इंडियाज लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव ये कहां पर आयोजित किया गया है 2024 का? भारत रंग महोत्सव सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है, थिएटर उत्सव है। इस बार ये आयोजित किया गया है कच्छ की धरती गुजरात में। तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जाना है। 21 दिन का ये कल्चरल इवेंट है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, in which 150 plays will be showcased and workshops and discussions will be organized। लगभग 150 से ज्यादा नाटकों का प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा और कार्यशालाएं और चर्चाएं होंगी। फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन 15 cities across India। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन मुंबई, पुणे, भुज, विजयवाड़ा, जोधपुर, डिब्रूगढ़, भुवनेश्वर, पटना, रामनगर और श्रीनगर। इन सब जगहों पर आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। विच स्टेट पुलिस हैज एडॉप्टेड सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर फॉर स्मार्ट पेट्रोल? पेट्रोल का मतलब है, ठीक है, जांच। जैसे शाम को जो कारें निकलती है ना सायरन बजाते हुए पुलिस का, तो होता है ना पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स पेट्रोलिंग कर रही हैं। पेट्रोलिंग का मतलब इधर उधर, ठीक है, मार्चिंग कर रही हैं, जिससे कोई भी किसी भी प्रकार की अप्रिय वारदात ना हो सके। तो इसका सही ऑप्शन है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप देखते हो बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, तो उत्तराखंड पुलिस को ये स्मार्ट स्कूटर्स प्रदान किए गए हैं, स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स प्रदान किए गए हैं, जिससे तटों पर जो पुलिस है, ठीक है, जो हरकी पैड़ी वगैरह जो तट हैं, पुलिस है, अब वहां पर गाड़ी या जीप तो नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से ये क्या है, गश्त कर सकेंगे एक कोने से दूसरे कोने में। तो बेसिकली ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है। अभिनव कुमार डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP हैं उत्तराखंड के। इन्होंने ही फ्लैग्ड ऑफ 4 cutting edge self balancing electric scooters from the police headquarter to patrol the vibrant streets of हरिद्वार। तो याद रखिएगा, हरिद्वार सरकार के द्वारा इसको किया गया है, किसके लिए? फॉर द सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट एंड लोकल सिटीजन्स। उत्तराखंड की बात करें तो कैपिटल है विंटर की देहरादून और गैरसैंण है समर की। करेंसी की बात करें तो ये है, सॉरी करेंसी गलत यहां लिखा है, ठीक है, यहां पर CM की बात कर लो पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, और गवर्नर की बात कर लो यहां पर गवर्नर, तो गवर्नर इसके कौन है? गुरमीत सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न, यमन का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हो गया है? विदेशों में जब कभी भी किसी देश का कोई हेड बदलेगा तो यह आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रश्न बनाता है, और इसका सही ऑप्शन है अहमद अवाद बिन मुबारक। अहमद अवाद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति पाली है, ठीक है। और किसकी जगह पर आए हैं? मईन अब्दुल मलिक सईद की जगह पर ये आए हैं। यमन की बात करें तो साउथर्न एंड ऑफ अरबियन पेनिसुला, यानी कि अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित ये एक देश है। यह इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है। जैसे हमारी समुद्री सीमाएं, ठीक है, हमारी समुद्री सीमाएं भी तो है ना, ठीक है, बंगाल की खाड़ी उधर लगता है, हमारी समुद्री सीमाएं पाकिस्तान के साथ भी हैं, ठीक है, थोड़ा सा एरिया लगता है पाकिस्तान के साथ भी। तो अगेन याद रखिएगा, यमन क्या है? सेकंड लार्जेस्ट अरब सोवरन स्टेट है, यानी कि अरब का संप्रभु राज्यों में अगर मैं बात करूं तो ये दूसरा सबसे बड़ा है। सना इसकी कैपिटल है और यमनी रियल ये इसकी क्या है? ऑफिशियल करेंसी है। कैपिटल करेंसी जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न इसी से आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, द सेंटर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लोकसभा बिल टू कर्ब एग्जाम माल प्रैक्टिस, व्हाट आर द प्रोविजन अनाउंस्ड अंडर दिस बिल? ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। केंद्र ने परीक्षा में कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक नया लोकसभा विधेयक पेश किया। इस बिल के तहत क्या प्रावधानों की घोषणा की गई है? तो बेसिकली ये जो बिल है ये परीक्षा में जो परीक्षा लीक का मामला है, ठीक है, जितनी भी भर्तियां, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके लिए ये बिल काम करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है और इस बिल के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान रखा गया है वो क्या है? मैक्सिमम जेल टर्म 10 साल का होता है और फाइन यहां पर 1 करोड़ तक का लगाया जाता है। यानी कि कोई भी ऐसी गतिविधियों में अगर लिप्त पाया गया जिस संस्था ने या तो एग्जाम को
एग्जाम को सही से कंडक्ट नहीं कराया है, उसमें करप्शन किया है, तो उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे, 10 साल की जेल भी हो सकती है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी यहां पर हो सकता है। तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इंट्रोड्यूस द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, इसको प्रेजेंट किया था। प्रतियोगी परीक्षाओं की एक श्रृंखला रद्द होने के बाद यह विधेयक पेश किया गया। प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी आयोजित हो रही हैं आजकल, उतनी रद्द होती जा रही, पेपर लीक। हाल ही में आपने नीट का मामला देखा है, नीट के बाद नीट का मामला खत्म नहीं हो पाया था कि यूजीसी नेट का मामला आ गया, कि यूजीसी नेट में भी क्या हुआ है, पेपर लीक की कुछ खबरें आई, तो यूजीसी नेट का भी पेपर रद्द कर दिया गया। उसके पहले, चुनाव के पहले आपने देखा था यूपी में आरओ का पेपर, ठीक है, वो कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। यूपी पुलिस की भर्ती रद्द कर दी गई, लेखपाल की भर्ती रद्द कर दी गई। तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस हैं, ये तो कुछ है जो मेरी जुबान पर हैं, मैंने फटाफट आपको बता दिया। लेकिन जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, सरकार उनके ऊपर एक्शन ले सके, उसी के लिए इस बिल को डिजाइन किया गया, इस बिल को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला, The Election Commission of India has granted the name and symbol of the Nationalist Congress Party, जिसे एनसीपी कहते हैं, to अजीत पवार faction when the party was founded. बेसिकली अगर मैं एनसीपी की बात करूं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे शरद पवार, अगेन शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भाजपा में शामिल हो गए, साथ में नंबर ऑफ एमएलए को लेकर के पार्टी को तोड़ दिया। तो जो हाल उत्तर प्रदेश में एक समय में समाजवादी पार्टी के साथ हुआ था कि मुलायम सिंह यादव से समाजवादी पार्टी उन्हीं के अपने बेटे ने छीन ली थी और सिंबल भी बेटे को ही अलॉट हो गया था साइकिल का, तो सेम एज ये जो एनसीपी है, ये एनसीपी अजीत पवार वाले जो गुट है उसी को दे दी गई, सिंबल भी इसी को चला गया। और जो चाचा हैं शरद पवार, उनको नई पार्टी बनानी पड़ी। उनकी नई पार्टी का नाम क्या है अभी आगे प्रश्न में जानेंगे। तो फिलहाल एनसीपी की बात करें तो ये स्टैब्लिश हुई थी 1999 में, 1999 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसका पूरा का पूरा किसके पास दारोमदार चला गया है, दारोमदार ये हैं अजीत पवार, आप देख रहे होंगे उनको, अजीत पवार फैक्शन को इसका पूरा का पूरा लाभ मिल गया है यहां पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इलेक्शन कमीशन सेड दैट फैक्शन led by Ajit Anantrao Pawar is the Nationalist Congress Party. It is entitled to use its name and reserved symbol. तो सिंबल भी वही रहा और नाम भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे। और शरद पवार की पार्टी को कहा है कि जल्दी से सोच करके नया नाम आप दीजिए, आपके नाम को भी हम अप्रूव कर देंगे, वो भी अभी आगे प्रश्न आएगा बता दूंगा। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी क्या है, ये कब फॉर्म हुई है, 10 जून 1999 को इसको फॉर्म किया गया था। ठीक है, ये एक स्टेट पार्टी है, यानी कि राज्य स्तरीय पार्टी। दो प्रकार की पार्टी होती है, या तो राज्य स्तरीय होगी या तो देश स्तरीय होगी। ठीक है, इलेक्शन सिंबल क्या है इसका याद रखिएगा, क्लॉक। ठीक है, अलार्म क्लॉक ये इलेक्शन सिंबल है। क्लॉक इज ड्रॉन इज ब्लू, इट हैज 2 legs एंड एन अलार्म बटन। अगला प्रश्न, भारत राइस, देखिए सरकार अपनी तरफ से नेफेड के माध्यम से आटा लॉन्च कर चुकी है। 27 रुपए 50 पैसे प्रति किलो का, यानी कि 275 रुपए का 10 किलो का पैकेट आटे का सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। दाल भी लॉन्च करी गई है, जिसके अंतर्गत चने की दाल है 60 रुपए किलो। अब सरकार ने भारत के नाम से, भारत ब्रांड के नाम से भारत राइस भी लॉन्च कर दिया है। भारत राइस को लॉन्च किसने किया है, ये पीयूष गोयल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने ही क्या किया है, इनॉग्रेट किया है भारत राइस को। तो कोई भी व्यक्ति भारत राइस खरीद सकता है। भारत राइस का मूल्य क्या है, तो मूल्य है 29 रुपए प्रति किलो, 290 रुपए का 10 किलो का इसका पूरा का पूरा पैकेट आता है। कोई भी व्यक्ति इसको परचेज कर सकता है। बाजार में नंबर ऑफ स्टोर्स हैं जहां पर जाकर के आप इनसे परचेज कर सकते हैं। तो भारत के बारे में याद रखिएगा, भारत दाल है, इसके पहले देख लीजिएगा भारत आटा भी है, भारत दाल भी है यानी कि चना दाल है, भारत मूंग दाल भी अब आ गई है साबुत वाली, वो 100 रुपए प्रति किलो है। अगला प्रश्न, पूरी 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। सीमाएं पर दोनों पक्षों के लोगों को वर्तमान में बिना किसी दस्तावेज के एक दूसरे के क्षेत्र में तक प्रवेश करने की अनुमति है। हालांकि अब इस अनुमति पर भी बैन लगा दिया गया है। भारत जो कि म्यांमार के साथ अपनी नॉर्थ ईस्ट की सीमाएं शेयर करता है, म्यांमार के साथ में नॉर्थ ईस्ट की सीमाएं क्या होती हैं, शेयर्ड होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या किया गया है, यहां पर किया ये गया है
कि भारत और म्यांमार के बीच में जो 1643 किलोमीटर का पूरा मार्जिन है, ठीक है, यानी कि इतनी जो दूरी है, इस पूरी दूरी पर क्या किया जाएगा, ठीक है, बाड़ लगाया जाएगा। अब अगेन होम मिनिस्ट्री के द्वारा कंफर्मेशन दिया जा चुका है, पूरा बाड़ लगा दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी तक क्या होता था, इंडिया का कोई व्यक्ति है तो म्यांमार में, म्यांमार का कोई व्यक्ति है तो इंडिया में 16 किलोमीटर तक आ और जा सकता था। 16 किलोमीटर तक उससे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगे जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है 16 किलो। लेकिन अब इन्होंने अगेन अब क्या है, 16 किलोमीटर तक की बात है। 16 किलोमीटर कोई भी आगे जा सकता है और कोई भी अपने अंदर आ सकता है, यानी कि हम दूसरे देश जा सकते हैं, दूसरा देश वाला हमारे देश में आ सकता है। तो अगेन इंसर्जेंसीज, स्मगलिंग, इसके ट्रेड को रोकने के लिए सरकार के द्वारा यह काम किया गया है। एट द बॉर्डर यानी कि सीमा पर, पीपल आर बोथ साइड्स आर करेंटली allowed to enter 16 किलोमीटर ईच इनटू अदर्स टेरिटरी विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। किसी भी परिचय, वरना किसी दूसरे देश में एंटर करते हैं तो अगेन हमें क्या चाहिए होता है, वीजा चाहिए होता है। जो वीजा फ्री देश हैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नंबर ऑफ कंट्रीज में वीजा चाहिए होता है। वीजा क्या है, एक प्रकार की परमिशन है, जिस परमिशन से आप दूसरे देश में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। Recently, in February 2024, which of the following government has announced a visa-free travel policy for Indian nationals? भारतीय लोगों के लिए क्या किया गया है, वीजा फ्री ट्रैवल पॉलिसी लॉन्च करी गई। वीजा फ्री, किसी भी प्रकार का कोई वीजा नहीं होगा, वीजा फ्री ट्रैवल पॉलिसी शुरू करी गई है। पूछा यह जा रहा है, ठीक है, वीजा फ्री ट्रैवल पॉलिसी जो है वो किसके द्वारा अनाउंस की गई है? वीजा फ्री ट्रैवल पॉलिसी किसके द्वारा अनाउंस करी गई है? तो ये ईरान के द्वारा अनाउंस करी गई। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ईरान, इंडियन नेशनल्स हैज बीन अप्रूव्ड बाय द ईरानियन गवर्नमेंट। तो ईरान सरकार के द्वारा ये कंफर्मेशन दिया गया है। द वीजा फ्री पॉलिसी विल ओनली बी वैलिड फॉर टूरिज्म पर्पस। ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ तभी के लिए मानी जाती जब आप उस देश में टूरिज्म के बहाने गए हो, घूमने के बहाने गए हो। अगला, रिसेंटली इन फरवरी 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नवल शिप हैज कमीशन्ड एट विशाखापट्टनम? विशाखापट्टनम में नया नौसेना का जहाज जो नौसेना को समर्पित किया गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों INS। INS का मतलब होता है इंडियन नवल शिप, भारतीय नौसेना जहाज, जिसको टाइटल क्या है इसका, संधायक इसका टाइटल है। तो संधायक ने क्या किया है, ठीक है, INS संधायक ने नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में कमिश्नर सेरेमनी ज्वाइन करी है, यानी कि लॉन्चिंग सेरेमनी जो है वो ज्वाइन करनी है। ये जो है GRSC कोलकाता नाम की संस्था में बना है और 80% इसके अंतर्गत जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, 80% मटेरियल, वो सारा का सारा मटेरियल भारतीय है। तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम के बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। अगला, US स्टेट डिपार्टमेंट हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी QB स्काई गार्जियन ड्रोन्स टू इंडिया फॉर नियरली 4 बिलियन। 4 बिलियन की डील से कुल कितने Q9B स्काई गार्जियंस ड्रोन्स टू इंडिया, ये इनको प्रदान किया गया है। तो अगेन इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, US स्टेट डिपार्टमेंट हाउ मेनी QB, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों C 31 की बात यहां पर हो रही है। तो US हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ 31 MQ9B, 30 MQ9B इस आर्म कल, अगेन याद रखिएगा, ठीक है, ये वो आर्म ड्रोन का नाम है जिसको लॉन्च किया गया सीमाओं पर विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $3.99 बिलियन। 3.99 बिलियन में ये काम किया जाएगा, यहां पर ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न, Which of the following state government decided to launch मुख्यमंत्री वयोश्री योजना for those who are suffering from any physical or mental disability? तो जो भी व्यक्ति जो इस राज्य में रहता है अगर फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है तो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड से संबंधित ही लोगों को क्या किया जाएगा, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना प्रदान की जाएगी। इस वयोश्री योजना को कहां पे प्रदान किया जाएगा, जल्दी से बताइए मुझे। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, तो इसको लॉन्च किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और महाराष्ट्र सरकार में इस समय CM कौन है, मिस्टर एकनाथ शिंदे। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, 3,000 रुपए की किस्त प्रदान की जाएगी। तो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना ये लाइकली टू बेनिफिट 15 लाख सीनियर सिटीजन्स, 15 लाख सीनियर सिटीजन्स के लिए मैनेज करेगी।
ध्यान रखिएगा, फॉर एनी फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, जो किसी भी प्रकार के फिजिकल या मेंटल डिसेबल हैं उनके लिए इस योजना को बनाया गया है। इस योजना के लिए आयु 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए एंड दोज फाउंड एलिजिबल विल बी पेड ₹3,000, 3,000 रुपए का भुगतान कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली जो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो है 480 करोड़ रुपए। अगला, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अपॉइंटेड एज इट्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। एशियन डेवलपमेंट एडीबी की कंट्री डायरेक्टर कौन बन गई हैं? मियो ओका बन गई हैं। रिप्लेस किया है इन्होंने टोकियो कोनेशी को। टोकियो कोनेशी को रिप्लेस किया है, ध्यान रखिएगा, टोकियो कोनेशी। मियो ओका बन गई है। मियो ओका कहां से? कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, भारत के लिए डायरेक्टर के रूप में काम करेंगी। इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने जगह ली है कोनिशी। कोनिशी। अगला प्रश्न, एडीबी के बारे में बात करें, स्टैब्लिश हुआ है 1966। हेडक्वार्टर इसका है मंडल युआंग, मेट्रो मनीला, फिलीपींस। प्रेसिडेंट है मसासुगु असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवाशा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है विकासशील। मेंबर कंट्रीज यहां पर क्या है? 68, बेसिकली 68। अगला समझिएगा, प्रेसिडेंट नायब, बेसिकली प्रेसिडेंट नय्यब बुकेले हैज री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। राष्ट्रपति नायब बुकेले जो हैं ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर के जो राष्ट्रपति थे उन्हीं को रीअपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। और इनका नाम क्या है यहाँ पर? ठीक है, इनका नाम क्या है यहाँ पर? राष्ट्रपति अध्यक्ष नायब बुकेले, इन्होंने ही सिक्योर किया है जंपिंग विक्ट्री एज एल सल्वाडोर इलेक्शन। यानी कि राष्ट्रपति बने हैं नायब बुकेले, और अगेन नायब बुकेले यहां पर क्या है? ठीक है, तो देख रहे थे बेसिकली अपनी स्थिति। एल सल्वाडोर की बात करें तो कैपिटल है सैन सल्वाडोर। करेंसी यहां पर है बिटकॉइन या यूएस डॉलर। ऑफिशियल लैंग्वेजेस है यहाँ की स्पेनिश, और कॉन्टिनेंट है इसका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। अगला प्रश्न, ओल्जास बेक्तेनोव, न्यू प्राइम मिनिस्टर ओल्जास बेक्तेनोव किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है? तो इसका सही ऑप्शन है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। इस तरीके के नाम वहीं पर होते हैं। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं कस्सम जोमरात तोकायेव। क्या है? कस्यूम जो केजे टोकामेव, ऐसे आप जान लीजिएगा, दैट्स इट। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। करेंसी यहां पर चलती है तेंज। कॉन्टिनेंट इसका क्या है? एशिया। एशिया। अगला प्रश्न, रिसेंटली इन फरवरी 2024 लोकसभा पास द बिल टू रिजर्व सीट्स फॉर ओबीसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल पॉलिटीज। फरवरी 2024 में एक बिल पास किया गया लोकसभा के द्वारा, जो बिल ये बताता है कि ओबीसी का यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए सीटें कितनी रिजर्व करी गई हैं। तो ओबीसी की अगर हम बात करें, ठीक है, या इस न्यूज के आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर ने कंफर्मेशन दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फटाक से। द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू हैव 25,000 जन औषधि केंद्रास अक्रॉस द कंट्री बाय विच ईयर। किस वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में 25,000 से ज्यादा, ठीक है, 25,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र स्टैब्लिश कर दिए जाएंगे। तो 25,000 से ज्यादा की अगर हम बात करते हैं, 25,000 से ज्यादा की अगर बात करेंगे तो इसका सही ऑप्शन क्या है? कब तक हो गया था ये? 31 मार्च 2026 को ही ये टारगेट हमने पूरा कर लिया था। 31 मार्च 2026। अगला, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दैट ईसीआई हैज अलॉटेड टू शरद चंद्र पवार फैक्शन। अभी आपको बताया था शरद चंद्र की मेन पार्टी तो उनका भतीजा अजित पवार लेकर के चला गया। अब शरद पवार जी के पास शरद पवार जी भतीजे से अलग हो गए हैं, तो सतीश पवार जी ने अपने अगेंस्ट में एक और पॉलिसी लॉन्च करी है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो शरद पवार फैक्शन वाला है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्रा पवार। शरद चंद्रा पवार, ध्यान रखिएगा, ये नया नाम हो सकता है, किसी प्रकार की कोई पेनाल्टी नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न, Which states cabinet has approved the creation of 2 new districts? किस राज्य सरकार ने कंफर्मेशन दिया है कि अपने राज्य में 2 नए जिले बनाएंगे? इसका जो सही ऑप्शन है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बनाएगा, ये कंफर्मेशन दिया है। यहाँ के सीएम पेमा खांडू ने ऐसा बोला है। पेमा खांडू ने ऐसा बोला है, ठीक है। अपोजिट डिसाइडेड टू कर्व आउट केई पैन्योर डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम द लोअर सुबनसिरी एंड बिटकॉइन फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट कमिंग।
ईस्ट एंड वेस्ट कामेंग। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू, यही फिर से बन गए हैं, ठीक है। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश, हाँ अरुणाचल प्रदेश, तो ये नहीं है यहाँ पर। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, ठीक है, कैवल त्रिविक्रम परनायक, तो ये है इसका सही ऑप्शन। अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ऑफ वेलफेयर स्कीम महातारी वंदन योजना, यानी कि माताओं का वंदन, तो माताओं का वंदन ये योजना लॉन्च करी गई है किसके द्वारा, ठीक है, ये त्रिपुरा यानी कि बंगाल के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। सॉरी, त्रिपुरा नहीं, इसका जो सही ऑप्शन है वो है छत्तीसगढ़। मैं भी यहां पर बताना भूल गया, इसका सही ऑप्शन क्या है, छत्तीसगढ़ इज द राइट ऑप्शन। तो महातारी वंदन योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, यानी कि साल का 12,000 रुपए, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, ठीक है। और उसी महिला को मिलेंगे जिसकी वर्ष 21 आयु से अधिक है, और इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में आ रही है सेम एज गांव में भी जो लोग टर्म्स एंड कंडीशंस और इनकम दोनों में आएंगे उसी तरीके से ये स्कीम रिलेट हो पाएगी। आगे आते हैं, हाँ कैपिटल है छत्तीसगढ़ की रायपुर, सीएम है विष्णु देव साई, ठीक है, डिप्टी सीएम है अरुण साव एंड विजय शर्मा, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन, स्पीकर ऑफ द छत्तीसगढ़ कौन है, रमन सिंह। अगला, रिसेंटली इन फरवरी 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज पास्ड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, पहला राज्य बन गया है दोस्तों उत्तराखंड। क्या होता है बेसिकली, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, यूसीसी, जिस राज्य में या जिस देश में यूसीसी होता है वहां पर पर्सनल कानूनों के माध्यम से कुछ भी नहीं होता है, ना शादी विवाह होता है, ना किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम। ऑफिशियली होने के बाद आप जो मर्जी करा लो, ऑफिशियली होने के पहले आपको क्या है, ठीक है, सारी चीजें माननी पड़ेंगी। तो अगेन यहाँ पर याद रखिएगा, ये यूसीसी लॉन्च कर दिया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा, अगला, who has been appointed brand ambassador of फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये नरेंद्र कुमार यादव, पहली बार इनको बनाया गया है। और ये खुद क्या है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, एडिशनल डायरेक्टर जीएसटी एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट की अगर बात करें तो उसके ब्रांड एम्बेसडर इन्हीं को बना दिया गया, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा लगती है उसके अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। तो यही आज के सेशन में, उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। जैसा भी लगा सेक्शन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप एसएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ही के लिए है। राइस स्मार्ट हिंदी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और ठीक है, यही इंटरफेस वहां पर दिख जाएगा, कोर्स को परचेज कर लीजिएगा, आप लाइव हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग राइस स्मार्ट हिंदी, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।